नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल अशोकराव टाले, सहायक प्राध्यापक जगदम्ब महाविद्यालय अचलपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत इसकी जानकारी ली है। आज हमें मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का जो महत्व है उसके बारे में देखना है। तो हम उससे पहले हमने जो पुरातत्वीय स्रोत देखे, साहित्यिक स्रोत देखे, उसके बारे में एक बार हम जानकारी ले लेंगे। हमने पुरातत्वीय स्रोत, भौतिक स्रोत, लिखित स्रोत, साहित्यिक स्रोत इसकी जानकारी ली। उसमें पुरातत्वीय स्रोतों में अभिलेख होंगे, शिलालेख है। हमने आपको ये चित्र भी अलग अलग दिखाए थे, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अलग अलग शासकों के कालखंड में ये निर्माण किए गए थे। धातु लेख भी है, ताम्रपट होगा, लोहपट, पीतल पट, स्मारक और अवशेष, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। अलग अलग किले बनवाए गए थे, मकबरे बनवाए गए थे। मुद्रा, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां होगा, जहांगीर, अलग अलग शासकों ने अपने कालखंड में मुद्राएं निर्माण की किस तरह महत्वपूर्ण है वो भी हमने देखा था। राज मुद्रा होगी, मुद्राओं का महत्व, राज मुद्राओं का चित्र और नक्शे भी हमने देखे थे। ये भी एक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अलग अलग घटनाओं के हमने चित्र देखे थे। मुगल कालीन जो नक्शे है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। शस्त्रास्त्र, अलग अलग शस्त्रास्त्र उस कालखंड में यूज किए जाते थे, उसकी भी आपको जानकारी मैंने दी है। वस्त्र है, अलंकार है, वो भी एक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पुरातत्वीय स्रोतों के साथ ही साहित्यिक स्रोत इसकी भी जानकारी हमने ली थी, जिसमें फारसी भाषा के ग्रंथ है। तुजुक बाबरी होगा, हुमायूंनामा है, तारीख शेरशाही, अकबरनामा, मुंतखाब उत तवारीख, आईने अकबरी, तुजुक जहांगीरी, नुस्खाए दिलखुशा, इकबाईनामा, पातशाहनामा जो अलग अलग लेखकों ने शाहजहां के कालखंड में लिखे थे। शाहजहांनामा, आलमगीरनामा होगा। दारा शिकोह ने कुछ साहित्य लिखा था। संस्कृत साहित्य जो था उसके बारे में हमने जानकारी ली। हिंदी साहित्य कौन कौन सा निर्माण हुआ ये भी हमने देखा। उर्दू साहित्य के बारे में देखा। प्रांतीय भाषा में भी साहित्य निर्माण हुआ था इस कालखंड में, उसकी भी हमने जानकारी ली है, जिसमें मराठी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, पंजाबी भाषा होगी, बंगाली या अदर भाषा भी। विदेशी यात्रियों का जो वर्णन किया गया या विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन किया है भारत का, उनका जो साहित्य है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। वो कहाँ से आए वो नक्शा हमने देखा। फर्नो नूनिस होगा, सीजर फ्रेडरिक, फादर एंथोनी मोन्सेरात, जॉन हॉकिंस, वानली छोटन, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, पिएत्रो डेला वाले, पीटर मुंडी, निकोलाओ मनुची, बेप्टिस्ट ट्रेवेनियर, जॉन फ्रायर, जेमिली सरूरी, फ्रांसिस बर्नियर, जिंडे थेवेनाथ आदि के बारे में हमने जानकारी ली है। तो अब ये जो हमने पुरातत्वीय और लिखित स्रोतों की जानकारी ली है, ये किस तरह से महत्वपूर्ण होते इतिहास के लिए, इन साधनों का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। थ्यूसिडाइडिस कहता है जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था इतिहास के लिए, जो ग्रीक में हुआ था ईस्वी पूर्व के कालखंड में, हेरोडोटस के बाद में, जिसने इतिहास लेखन को एक दिशा दी। वो कहता है ऐतिहासिक घटनाओं का सही वर्णन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए योग्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऐसी घटनाओं को संकलित करना चाहिए जिससे भविष्य के मनुष्य इससे सबक सीख सके। यानी इसका कहने का मतलब ये है, जो घटना घटित हुई है अतीत में, उनका वर्णन हमें करना है, उसकी जानकारी हमें देना है, मगर उसके लिए योग्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। योग्य यानी जो सत्य पर आधारित हो, जो प्रामाणिक हो, उसकी आवश्यकता होती है। उसके साथ में ऐसी घटनाओं को संकलित करना चाहिए जिससे भविष्य के मनुष्य इससे सबक सीख सके। इन इतिहास किसके लिए होता है? इतिहास आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए,
जो घटित हुआ है उसमें जो अच्छी बातें हुई है वो फिर से दोहराई जाए, जो गलत हुई है वो किस तरह से उसे हम टाल सकते हैं, किस तरह से उससे हम परे हो सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। इस तरह का एक ज्ञान या शिक्षा भविष्य में मिले, ये उसका कहना है। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है इतिहास के स्रोत। अगर ये नहीं होंगे तो हमें पीछे क्या हुआ यानी अतीत में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं मिलेगी और वर्तमान में मार्गदर्शन उससे नहीं होगा। ऑथर मार्विक कहता है सिर्फ स्रोतों का अध्ययन इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा इतिहास आकार नहीं लेता, यह उतना ही सच है। उसका कहना है इतिहास के अध्ययन के लिए सिर्फ साधन या स्रोत होना, सोर्स होना इतना ही पर्याप्त नहीं है, मगर ये अगर नहीं होता इतिहास का निर्माण नहीं किया जा सकता, अतीत का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि इसके सिवाय हम अतीत को जान नहीं सकते, इतिहास को जान नहीं सकते। तो हम देखते हैं निम्नलिखित जो मुद्दे हैं उसके उसका सहारा लेकर इतिहास के जो स्रोत है, मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक जो स्रोत है उनका महत्व क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहली बात, विश्वसनीयता। मैंने आपको बता दिया कि अकबर बादशाह हुआ था, वो महान था, ये मेरा सेंटेंस है, मगर मेरे बातों पर आप विश्वास नहीं करोगे और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? सबूत चाहिए। अगर मैंने उस कालखंड के कागजात आपको दिए या कुछ पुरातत्वीय साधन होगी, लिखित साधन होगी, वो पेश किए और वो पूरी तरह से उसका निरीक्षण करके, परीक्षण करके जो सत्य पर आधारित है, तभी आप मानोगे कि नहीं, हाँ, महान अकबर हुआ था, यह घटना घटित हुई थी उस कालखंड में, ये व्यक्ति हुआ है। तो ये जो विश्वसनीयता है वो विश्वसनीयता स्रोतों से आती है। नो डॉक्यूमेंट्स नो हिस्ट्री, रैंके कहता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इतिहास हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसे कल्पना नहीं चलती, इसमें कल्पना विलास नहीं चलता। वास्तविकता को महत्व दिया जाता है, सत्यता को महत्व दिया जाता है। तो विश्वसनीयता, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आप जब एडमिशन लेने के लिए जाते हो कि आपने बता दिया कि मैं 12वीं पास हो गया हूँ, पास हो गई हूँ, मुझे एडमिशन चाहिए, तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। नहीं, हम मुझे मार्कलिस्ट दिखाओ, आपकी टीसी दिखाओ, तभी हम भरोसा करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रूफ है, वो आपके सबूत है। वो अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो इसी तरह से इतिहास में भी सबूत को महत्व होता है, प्रूफ को महत्व होता है और इससे विश्वसनीयता बढ़ती है। तभी आप पर विश्वास बैठेगा कि नहीं, आप 12वीं पास हुए हो, आपको एडमिशन चाहिए अगले क्लास में, और वो सत्य है। तो ये जो है विश्वसनीयता, जो है विश्वसनीयता स्रोतों जो ऐतिहासिक स्रोत है इससे आती है। तो मुगल कालखंड के जो स्रोत है, इससे हमें उस कालखंड का जो इतिहास है उसके लिए विश्वसनीयता प्राप्त हुई है कि नहीं, यह घटना जो है सत्य पर आधारित है। उसके बाद में दूसरा मुद्दा है इतिहास को विज्ञान का दर्जा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो स्रोत है, इन स्रोतों की हम देखते हैं कि इतिहास में वास्तविकता को महत्व दिया जाता है, सत्य की खोज को महत्व दिया जाता है, इसलिए उसे विज्ञान भी कहा जाता है, उसके अध्ययन को विज्ञान भी कहा जाता है। जब ये एक वाद चला था 20वीं शताब्दी में, इतिहास कला है या शास्त्र है, तो ब्यूरो ने कहा था कि इतिहास शास्त्र ही है, ना कुछ कम है ना कुछ ज्यादा है। उसके बाद में प्राध्यापक ट्रिवेलियन ने भी यह कहा था कि जब तक इतिहास में सत्य की खोज होती है तब तक इतिहास शास्त्र ही है। तो इस तरह से यानी इसके कुछ मर्यादा भी है, मगर फिर भी इतिहास में भी हम देखते हैं कि घटना की जानकारी ली जाती है, उसके बाद में उसके लिए सबूत पेश किए जाते हैं। सबूत वैसे ही पेश नहीं किया जाती है, वो सबूत सत्य है असत्य है उसकी जानकारी, उसका परीक्षण निरीक्षण होता है, उसके बाद में उसका अन्वयार्थ निकाला जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, और जब कभी इसमें अगर कुछ बदलाव हो तो उसमें सुधार भी आगे की जाती है, जो विज्ञान में भी होता है, मगर उसके कुछ मर्यादाएं भी है। मगर फिर भी ये जो स्टेप है, ये जो मेथड है, इसमें यूज की जाती है। इसलिए इतिहास को विज्ञान का दर्जा स्रोतों के माध्यम से ही मिला। अगर स्रोत नहीं होते, सबूत नहीं होते, तो इतिहास को विज्ञान का दर्जा नहीं मिलता। तो मुगल कालखंड के जो स्रोत है वो भी इतिहास को विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इतिहास का पुनर्लेखन संभव। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो इतिहास था, प्राचीन कालखंड का हो, मध्ययुगीन कालखंड का हो, मध्ययुगीन कालखंड में मुगल इतिहास हो, राष्ट्र के इतिहास पर ज्यादा जोर दिया जाता था। युद्ध है,
या राजा है, महाराजा है, सरदार है, इनके बारे में ही लिखा जाता था। सर्वसामान्य लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, कृषकों के बारे में, कारागिरों के बारे में नहीं लिखा जाता था। सर्वसामान्य लोगों के बारे में भी लिखना चाहिए। इसके लिए रंजीत गुहा है भारत में, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने एक सबाल्टर्न स्टडी जो है एक प्रवाह इसमें लाया। तो ये क्यों हो सका? क्योंकि सबूत थे, इसलिए उसका पुनर्लेखन हम कर सके, फिर से उसका विचार उसके बारे में हम कर सके और लिख सके। अगर एक आधी कोई घटना है, उस घटना के बारे में हमें देखना है, अगर वो घटना किसने लिखी है मगर वो सत्य पर आधारित नहीं है, उसमें कुछ कमियां रह चुकी है, तो हम उसकी फिर से पढ़ाई कर सकते हैं, फिर से उस तथ्य को हम जांच सकते हैं, उसके बाद में फिर से उसका लिखान कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि संभाजी महाराज के संदर्भ में कुछ गलत बातें लिखी गई थी उस कालखंड में, फिर उसका अभ्यास हुआ, फिर उसका वो जो तथ्य थे उसका पुनरावलोकन किया गया और उसके बाद जो सच इतिहास है वो आगे लाने का प्रयास किया गया। तो इतिहास का जो पुनर्लेखन है वो भी हम ये जो स्रोत है मुगल कालीन कालखंड का अगर हमें पुनर्लेखन करना है तो उन स्रोतों के माध्यम से ही वो संभव हो सकता है, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चौथा मुद्दा है हमारा इतिहास का सुसंगत लेखन। तो इतिहास का जो हम लिखान करते हैं, जो घटनाओं को एक आकार हम देते हैं, उसका निर्माण हम करते हैं, तो वो निर्माण कैसे किया जाता है? हम उसे दूसरा भी मुद्दा उसी पर आधारित है, अतीत का पुनर्निर्माण। तो उसका पुनर्निर्माण या उसका लिखान हम कैसे करते हैं? जो हमें घटनाएं मिली है, अलग अलग घटनाएं, तो उस घटनाओं का हम शॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद में उसे जो कालबद्ध करते हैं और धीरे धीरे उसका हम लिखते हैं। हम देखते हैं कि इतिहास जो आज तरह से हम प्राचीन, मध्ययुगीन में सल्तनत, उसके बाद में मुगल, उसके बाद में आधुनिक इतिहास, ये जो हम एक तरह से जो उसका सीक्वेंस है अच्छी तरह से वो क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि स्रोत है और इन स्रोतों की जानकारी लेकर हम उस अतीत का पुनर्निर्माण हम इसके माध्यम से कर सकते हैं और सुसंगत इतिहास हम इसके माध्यम से लिख सकते हैं। मुगल का होगा, बाबर होगा, अकबर है, उसके बाद में शाहजहां है। तो अलग अलग शासकों के कालखंड का इतिहास हमने धीरे धीरे टप्पे टप्पे से लिखा है, यानी अच्छी तरह से लिखा है। तो ये जो है अतीत का पुनर्निर्माण या इतिहास का सुसंगत लेखन, ये स्रोतों के माध्यम से ही किया जा सकता है। उसके बाद में मानव जीवन की संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की जानकारी। संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या है ये हमें पहले देखना होगा। संख्यात्मक यानी पहले 1 एकड़ में 2 बोरे ज्वारी होती थी, आज 1 एकड़ में 15 बोरे ज्वारी होती है, यानी संख्या बढ़ चुकी है, 2 की जगह 15 हो गई। मगर उसमें जो विटामिन थे, जो पोषकता थी वो क्या हुई है? कम हुई है, यानी उसकी संख्या बढ़ गई मगर गुणात्मकता जो है वो क्या हुई है? कम हुई है। अगर उसके साथ साथ गुणात्मकता उतनी रहती होगी तो उसमें कोई नेगेटिव परिवर्तन उसमें नहीं आया, सकारात्मक परिवर्तन आया। तो इस तरह से जो संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जिस तरह से अनाज में है, या अलग अलग बातें हम देख सकते हैं कि पहले एक क्लास में पहले 10 बच्चे होते थे और ये 10 ही बच्चे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ते थे, अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, होशियार थे, उसके उसके साथ उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा जाता था। मगर आज 100 बच्चे हैं, मगर 100 बच्चों संख्या बढ़ चुकी है, मगर जो 10 बच्चों को समझता था आज उतना ही 100 बच्चों को नहीं समझता, उस तरह से वो नहीं लिख पाते। तो ये क्या है? ये संख्यात्मक बदल हुआ, संख्या बढ़ी मगर गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। तो अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को अच्छी तरह से आता है तो ये सकारात्मक परिवर्तन होगा। इसे हम संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं। तो इसकी जानकारी मानव जीवन के संदर्भ में हम कैसे ले सकते हैं? जो इतिहास है वो हम देखते हैं कि प्राचीन कालखंड से मध्ययुगीन तक बढ़ता गया, मगर उस कालखंड में मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन क्या हुए? है ना, लोगों की संख्या बढ़ी, अलग अलग ग्रंथ निर्माण हुए, मगर जो मानव जीवन है उनमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ क्या कि संख्यात्मक ही बदल हुआ? यानी मानव जीवन में उनके सौहार्द की भावना निर्माण हुई क्या? और लोगों में मानवता की भावना निर्माण हुई क्या? जो समाज में कुप्रथा है या समाज में जो अलग अलग धर्म पंथ है जो वाद उनमें है वो मिटे क्या? उनमें परिवर्तन हुआ क्या? सभी लोगों को समान माना जाता था क्या? महिलाओं को सम्मान किया जाता था कि जो अंतर्गत जो अच्छी बातें हैं मनुष्य जीवन के विकास के लिए
वो निर्माण की गई या उसका अप्लाई हुआ क्या या वो परिवर्तन आया क्या? अगर वो नहीं आया होगा तो हम देखते हैं कि सिर्फ संख्यात्मक रूप से इतिहास आगे बढ़ा, उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि प्राचीन कालखंड से भारत में जातीयता थी, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थी। सिर्फ समाज के 10% लोग होंगे जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य होंगे, तो वो एक सुखकर जीवन बिताते थे, मगर सर्वसामान्य लोगों को गुलामी करनी पड़ती थी। अगर ये बातें समाज में थी तो हम देख सकते हैं कि समाज में यानी प्राचीन कालखंड से ऐसा ही चला आ रहा था। प्राचीन कालखंड में गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए और कई सुधारक थे, उन्होंने प्रयास किए मगर फिर भी उसमें अब एकदम से परिवर्तन नहीं हुआ। मध्ययुगीन कालखंड में अगर ऐसी स्थिति है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मानव जीवन जो है वो संख्यात्मक तो आगे बढ़ गया मगर उसमें गुणात्मकता नहीं आई। इसकी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में कालखंड की जानकारी हम देखते हैं कि जो कालखंड है वो आंखें है इतिहास की। इतिहास को हमें अगर जानना है अच्छी तरह से तो उसके लिए कालखंड की जानकारी होना हमें महत्वपूर्ण है। हमने कालखंड के माध्यम से इतिहास की रचना की है। प्राचीन कालखंड, मध्ययुगीन कालखंड ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ कि जो हमें साहित्य मिला है, स्रोत मिले हैं, पुरातत्वीय होंगे, नाणे होंगे, अलग-अलग साधन होंगे या शिलालेख होंगे, तो उस पर हमें क्या मिले हैं? काल गणना उस पर मिली है या वहाँ पर उन शासकों का, उन लोगों ने कौन से कालखंड में वो हुए थे, वो उन्होंने बताया है। तो इसके आधार पर हम कौन सा शासक किस कालखंड में हुआ था, कौन सी घटना कब घटित हुई थी, वो हम देख सकते हैं और इतिहास को एक कालबद्ध हम कर सकते हैं। तो ये भी किससे संभव हुआ? ये भी संभव हुआ, स्रोतों से ही संभव हुआ। हम देखते हैं कि बीच में जो सातवां कालखंड था भारत में, तो सातवां कालखंड का कुछ इतिहास हमें पता नहीं चला, उसके कालखंड की कुछ जानकारी हमें बराबर नहीं मिली, तो हम उसे अंधकारमय युग बोलते हैं, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली। तो मुगल कालखंड में हम देखते हैं कि अच्छी तरह से इतिहास लिखा गया और वहाँ पर कालखंड के बारे में भी बताया गया है, तो ये स्रोतों के माध्यम से ही संभव हो सका। उसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी, प्राचीन कालखंड में भी आपने देखा होगा, जो व्यक्ति है महत्वपूर्ण इतिहास के, वैसे तो सभी सामान्य व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होते थे, मगर उनका इतिहास उस कालखंड में नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उनकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इतिहास से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि बाबर होगा, अकबर है, शेरशाह सूरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनके बारे में हमें जानकारी इतिहास से ही प्राप्त होती है। जो स्रोत है, स्रोतों से ही प्राप्त होती है। तो ये जो स्रोत अगर नहीं होंगे तो ये जो महापुरुष है, ये जो महान व्यक्ति हुए हैं हमारे इतिहास में या दुनिया के विश्व के इतिहास में उस कालखंड में, तो उसकी जानकारी हमें नहीं मिल सकती थी। आज हम देखते हैं कि हमारे वो प्रेरणा स्थान है। तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं उनकी भी जानकारी हमें स्रोतों के माध्यम से ही मिलती है। उसके बाद में वैचारिक परिवर्तन की जानकारी, कॉलिंगवुड कहते हैं कि सब इतिहास ही विचारों का इतिहास है। तो जो हम कृति करते हैं उससे पहले विचार आता है, उसके बाद में हम कृति करते हैं। तो वैचारिक परिवर्तन भी होता रहा है दुनिया में। हम देखते हैं कि प्राचीन कालखंड में आपने देखा है गौतम बुद्ध, जो भारत में पहले जातीयवाद था, अस्पृश्यता वहाँ पर निर्माण हो चुकी थी, जो यज्ञ होते थे वहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक वैचारिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अहिंसा है, सत्य है, इन बातों का उन्होंने ये जो बातें हैं, ये बातें लोगों को बताने का काम किया और जो बुरी घटनाएँ उस कालखंड में होती थी, उसमें परिवर्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया। यानी वो क्या हुआ, पहले क्या हुआ उनमें वैचारिक बदल हुआ। पहले गौतम बुद्ध में वैचारिक बदल हुआ, उसके बाद में उन्होंने जो उन्हें सत्य दिखा वो लोगों के सामने बताने का काम किया, जो विचार थे वो लोगों के सामने बताने का काम किया। मध्ययुगीन कालखंड में हम देखते हैं कि अकबर बादशाह को लगा कि सभी धर्मों का जो तत्वज्ञान है वो मुझे पता होना चाहिए और उसके आधार पर एक जो मध्यम मार्ग है वो हमने निकालना चाहिए कि सभी धर्मों में क्या रहे, सौहार्द रहे। विचार आया और उसके बाद में उसने दीन इलाही की स्थापना की। सभी धर्मों में जो विचार थे, बातें थी, वो उसने सुनी। यानी जो विचार है, ये विचार भी महत्वपूर्ण है। जो वैचारिक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। वो किससे मिलती है? वो स्रोतों से मिलती है। किस तरह से वैचारिक बदल होता चला गया। धीरे-धीरे हम देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे, उस कालखंड में भी अस्पृश्यता थी, जातीयवाद था। मगर बाद में उसमें बदलाव लाया तो वो वैचारिक परिवर्तन था। वैचारिक परिवर्तन आने के बाद में ही ये बदलाव
हो सका, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है जो स्रोतों के माध्यम से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में राजकीय व्यवस्था की जानकारी। राजकीय व्यवस्था हम देखते हैं कि ज्यादातर राजकीय इतिहास लिखा गया है। मध्ययुगीन कालखंड में भी राज दरबार में कई सारे इतिहासकार होते थे, वह यानी वो उस कालखंड की घटना लिखते थे। बादशाहों को भी उसमें इंटरेस्ट था, रुचि थी, तो उन्होंने खुद ऐसा प्रयास किया। तो यहाँ पर राजकीय इतिहास के बारे में ढेर सारी जानकारी मध्ययुगीन कालखंड में हमें मिलती है। पुरातत्वीय स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, उस कालखंड में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्र था वहाँ तब, है ना। राजा होता था, आज हम देखते हैं कि लोकशाही, मगर उस कालखंड में राजतंत्र था, उनका मंत्रिमंडल होता था, वो वंश परंपरागत राजगद्दी पर बैठता था। तो यह इसका सब जो पता है हमें उस स्रोतों के माध्यम से ही चलता है। उसके साथ साथ उनका मंत्रिमंडल कैसा होता था, प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी होती थी, उसके बाद में गांव की शासन व्यवस्था कैसी होती थी, नगर की शासन व्यवस्था कैसी होती थी, प्रशासन में कौन प्रशासन की क्या-क्या विशेषताएं थी, ये सब जो जानकारी है हमें जो साहित्यिक स्रोत है या पुरातत्वीय स्रोत है, जैसे अबुल फजल का आईन अकबरी होगा, उसमें प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, शासकों के बारे में जानकारी दी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें स्रोतों के माध्यम से ही पता चलती है। उसके बाद में महसूल व्यवस्था है जो कृषि के संदर्भ में है। तो किस तरह का महसूल लिया जाता था, किस तरह पर लोगों पर कर लगाए जाते थे, ये सब जो जानकारी है, ये जानकारी हमें मिलती है स्रोतों के माध्यम से। अगर वो नहीं होते तो ये जानकारी हमें नहीं मिल सकती थी, हमें आगे के लिए मार्गदर्शन नहीं हो सकता था। तो ये महत्वपूर्ण है इतिहास जानने के लिए। उसके बाद में युद्ध नीति और शस्त्रास्त्र की जानकारी हम देखते हैं कि वो कालखंड जो था मध्ययुगीन कालखंड, मुगल कालखंड या प्राचीन कालखंड से ही, तो उसमें युद्ध को महत्व था, है ना। ज्यादातर युद्ध होते रहते थे और जो जिसके पास ताकत होगी, शक्ति होगी, अपनी सत्ता स्थापित करता था। तो युद्ध नीति कौन सी थी, उस कालखंड के जो साहित्य है या पुरातत्वीय स्रोत है, उसमें भी हमें युद्ध नीति के बारे में जानकारी मिलती है। ज्यादातर युद्ध उस कालखंड में होते थे। उसके साथ में वो किससे युद्ध करते थे, शस्त्रास्त्र थे, हमने देखा, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। मुगल कालखंड में जो अलग अलग शस्त्रास्त्र है उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसमें जो तोप है, तोप भारत में पहली बार बाबर ने यूज की थी, उसके बारे में। तो शस्त्रास्त्र किस तरह से निर्माण हुए, उसकी प्रगति कैसी हुई, कौन से शस्त्र उस कालखंड में युद्ध के समय में यूज किए जाते थे, जैसे तुलगामा युद्ध पद्धति होगी, जो रिजर्व सेना है, अलग अलग युद्ध नीति जो है वो उस कालखंड में यूज की जाती थी। तो उसकी जानकारी हमें इससे जो ऐतिहासिक स्रोत है उससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में साम्राज्य विस्तार, जो मुगल बादशाह है उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किस तरह से किया था, कहाँ तक उनकी सत्ता थी, तो उस वो जो नकाशे है उस कालखंड में निर्माण जो हुए थे वो नकाशे हम देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के अगर अगर हमें एक कोई प्रदेश में ज्यादा दिखते हैं तो हम उसके उससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां पर इस शासकों की सत्ता थी। अगर अकबर बादशाह होगा, औरंगजेब बादशाह होगा, उनके सिक्के अगर हमें ज्यादातर मिलते हैं प्रदेशों में, तो हम देख सकते हैं कि वहां तक उनकी क्या थी, सत्ता थी। यानी जो ग्रंथ है, ग्रंथ में भी उसका उल्लेख होता है, नकाशे है उसके भी उसमें भी उसका उल्लेख होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, साम्राज्य विस्तार कहाँ तक उनका हुआ था उसकी जानकारी में इससे पता चल सकती है, स्रोतों से पता चल सकती है। आर्थिक स्थिति, मुगल कालखंड की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहां पर कौन से उद्योग धंधे थे, व्यापार कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, चलन व्यवस्था कैसी थी, पेढ़ी व्यवस्था कैसी थी, कर का स्वरूप क्या था, किस तरह से कर लगाया जाते थे, उसके बाद में खर्चा कितना होता था, राजमहल होंगे या राज परिवार के लोग होंगे, उमराव जो सरदार वर्ग होते हैं उनका खर्चा कितना था, प्रशासन में लोग होते थे उनको वेतन किस तरह से दिया जाता था, मजदूरों को मजदूरी कैसी दी जाती थी। ये जो सब बातें हैं, इस इन बातों की जानकारी जो है वो हमें इससे मिलती है। हमने देखा कि जब किसी शासक के कालखंड में सोने के सिक्के अगर ज्यादा बनाए गए तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर जो है कि वो एक वैभव संपन्न काल था, वैभव संपन्न कालखंड वो था, ये हम बता सकते हैं। अगर किसी के सिक्के हमें यूरोप में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, भारत के सिक्के मुगल कालखंड के, तो हम बता सकते हैं कि उनका जो व्यापार था वो व्यापार
उन देशों के साथ भी था। भारत में अगर हर जगह उनके सिक्के मिलते हैं, तो ये सब जानकारी जो है, ये जानकारी हमें इतिहास के स्रोतों से मिलती है। महसूल व्यवस्था क्या थी, किस तरह से कर कृषकों पर लगाया जाता था, किस कृषि में कौन-कौन सा उत्पादन किया जाता था, कौन-कौन सी फसल उगाई जाती थी, ये सब जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से, जैसे नाण्य हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। जैसे अबुल फजल का आईने अकबरी है, उसमें उसने जो 10 साला महसूल पद्धति है उसके बारे में बताया है। तो ये सब जो जानकारी है आर्थिक स्थिति के बारे में, ये हमें स्रोतों से ही मिलती है। इस स्रोतों के आधार पर हम मुगलकालीन आर्थिक स्थिति की जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, तो ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में सामाजिक स्थिति, समाज व्यवस्था कैसी थी, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज में लोगों के बीच में आपस के संबंध कैसे थे, उसके साथ-साथ उनका आहार कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, समाज में किस तरह के वर्ग थे, समाज सुखी था, संपन्न था, कौन सी प्रथाएं समाज में थी, कौन सी प्रथाएं अच्छी थी, कौन सी प्रथाएं बुरी थी, ये सब जानकारी हमें इसके माध्यम से मिल सकती है। हम देखते हैं कि सती प्रथा का उल्लेख हुआ है, बाल विवाह का उल्लेख हुआ है, उसके बाद में अस्पृश्यता उस कालखंड में थी, लोगों में सौंदर्य था या नहीं था, ये सब जो उल्लेख है हमें ग्रंथों में मिलता है इस समाज व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए उस कालखंड के समाज का अध्ययन करने के लिए ये हमें महत्वपूर्ण होते हैं स्रोत। मुगल कालखंड में धार्मिक स्थिति कैसी थी, लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थी, धार्मिक संकल्पनाएं क्या थी, धर्म क्या है, इसका पूरा तत्वज्ञान जो है हमें ऐतिहासिक स्रोतों से ही प्राप्त होता है। जो समाज में अलग अलग लोग रहे थे उनके बीच में धर्मों को लेकर किस तरह से व्यवहार चलता था, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उसके बाद में जो मुगल शासक थे उनका धर्म के प्रति कैसा व्यवहार था, लोगों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था। हम देखते हैं कि अकबर होगा, शाहजहां जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब होगा, तो ये जो थे ये जो शासक है, इन शासकों के कालखंड में भी हमने बड़े पैमाने पर हिंदू लोग भी प्रशासन में होते थे। तो प्रशासन में रहते समय धर्म का आधार नहीं लिया जाता था, ये हम इससे कह सकते हैं। अकबर के जो सिक्के थे उस पर उसने राम और सीता का भी चित्र अंकित किया है, सूर्य का भी चित्र अंकित किया है। उसके दरबार में जो त्योहार मनाए जाते थे अलग-अलग धर्म के, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो धर्म सहिष्णुता जागीर होगा। उसके बाद में शाहजहां ने औरंगजेब के कालखंड में भी जो मंदिर होते थे उन्हें दान दिया जाता था। ऐसे कई आदेश उस कालखंड के हमें देखने को मिलते हैं। तो हम उस कालखंड की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। उस तरह से उसमें अलग-अलग कलाएँ भी उसने कलाओं का विकास होता गया, कौशल्य का विकास होता गया। उसने चित्रकला है, धातु कला है, काष्ठ पर काम करना होगा, लकड़ी पर काम करना होगा, स्थापत्य कला है। हम देखते हैं कि कई सारे महल है, किले हैं, मुगल कालखंड में बनवाए गए, मकबरे बनवाए गए, उस पर जो नक्शी बनाई गई है, अलग-अलग उस पर जो कलाकुसर की गई है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस कालखंड में स्थापत्य कला का किस तरह से विकास हुआ। धातु कला है, अलग-अलग नाणे उस कालखंड में निर्माण किए गए, उस पर अलग-अलग चित्र अंकित किए गए हैं, लिखा गया है। तो ये जो कला है, जो कला का विकास किस तरह से हुआ, कौशल्य का विकास किस तरह से हुआ, इसकी जानकारी हम स्रोतों से ले सकते हैं। उसके बाद में आवागमन के साधन, अगर हम आपको बताएंगे कि उस कालखंड में एरोप्लेन था, तो उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि एरोप्लेन का जो खोज है एरोप्लेन की वो कब लगी है, विमान की खोज वो 20वीं शताब्दी में लगी है, 19वीं से 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। तो तो ये जो बात है, तो उस कालखंड में फिर आवागमन के साधन कौन से थे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। हमसे देख सकते हैं कि उस कालखंड में हाथी हो गए, घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, बैलगाड़ी है, इसके माध्यम से प्रवास किया जाता था, जलमार्ग से प्रवास किया जाता था। तो वो उसका वर्णन है ग्रंथों में, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये सब जो बातें, ये सब बातें हमें किससे प्राप्त होती है, ये ऐतिहासिक स्रोतों से ही प्राप्त होती है। हम एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको पता है तुकाराम महाराज को लेने के लिए एक विमान आया था, ऐसा कहा जाता है। अगर जिनको पता है कि विमान की खोज जो है, एरोप्लेन की जो खोज है वो कब लगी है, तो वो इस बार विश्वास नहीं करेंगे। मगर जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि इसकी खोज कब लगी है, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं आया होगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। तो इसलिए इतिहास की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इससे इतिहास से ये भी हमें पता चलता है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत कही गई है ना।
उसके बाद मैं आपको एक फिर से एक मुद्दा यहाँ पर बता देता हूँ कि तुकाराम महाराज के बारे में ही हमारे गांव में कई बार यह कहा जाता है, एक श्लोक एक लोग बोलते हैं, यानी वो गलत है। तुका मने बाया मोबाइल ने गेल्या वाया, यानी इसका मतलब है कि मोबाइल यूज करने से जो महिलाएं हैं वो बिगड़ गई है। ये महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना है, महिलाओं के प्रति एक तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं का अपमान है। मगर फिर भी ये बातें किसके मुंह से बोली, ऐसा कहा जाता है कि तुकाराम महाराज ने ये बात कही है। तो अगर इसकी सच हमें निकालना है, इसका सच हमें निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कालखंड का कौन सी खोज कब लगी। हम देखते कि उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था 17वीं सदी में। तो ये बात किसने, तो कोई व्यक्ति ने खुद निर्माण की है। तुकाराम महाराज के मुंह से बोली हुई बात है, ऐसा वो बता रहा है, ये गलत बात है। ये हम देखते हैं कि सत्य नहीं है। तो ये हमें कब पता चल सकता है? ये पता चल सकता है हमें जब ऐतिहासिक स्रोत होंगे, उससे ही हमें इसका पता चल सकता है, क्योंकि उससे हमें कालखंड का पता चलता है, उससे हमें घटनाओं का पता चलता है। तो सत्य की खोज है जो है वो हम ऐतिहासिक स्रोतों से ही ले सकते हैं। उसके बाद में भाषा और लेखन कला, हम देखते हैं कि मनुष्य की धीरे धीरे भाषा विकसित हुई, अलग अलग भाषा उसके निर्माण हुए। तो मुगल कालखंड में कौन सी भाषा थी, हमें पता चला स्रोतों के माध्यम से फारसी भाषा बोली जाती थी। उर्दू का विकास उस कालखंड में हुआ था, हिंदी का भी विकास हुआ था, प्रांतीय भाषा के बारे में भी हमने देखा है। तो धीरे धीरे ये जो भाषा है, भाषा का विकास कैसा हुआ, इसकी जानकारी भी हमें स्रोतों से मिलती है। जो स्रोत हमने पढ़े हैं, देखे हैं, ऐतिहासिक उसमें पुरातत्वीय भी होंगे, अभिलेख होंगे, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत हो गए, कौन से प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती थी उसकी भी जानकारी हमें मिलती है, उसका इतिहास हमें पता चल सकता है। लेखन कला, यानी किस तरह से लोग लिखते थे, लिखने के लिए किस साहित्य का उपयोग करते थे, उनकी लिपि कौन सी थी, ये सब बातें जो है, ये सब बातें हमें स्रोतों के माध्यम से ही पता चलती है। हम देखते हैं कि सिक्के होंगे या ग्रंथ होंगे, उस पर लिखा गया है, लिपिबद्ध किए गए हैं वो। उसके बाद में विज्ञान की प्रगति, इतिहास में सभी बातें आती है, सभी का इतिहास होता है, ऐसा नहीं कि विज्ञान इतिहास के बाहर है। विज्ञान की अब जानकारी लेना है तो प्राचीन कालखंड में किस तरह से शून्य का जो शोध है वो लगाया गया है ना। तो अलग अलग बातें हैं, बाणभट्ट होगा, भट्टाचार्य होगा, ये जो लोग हैं इन्होंने किस तरह से खोज की, कौन कौन से ग्रंथ निर्माण हुए। चरक संहिता है जिसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग ग्रंथ, तो मध्ययुगीन कालखंड में भी विज्ञान में कौन सी प्रगति आई, कौन सा नया विज्ञान भारत में लाया गया, शस्त्रास्त्र हो गया, दैनंदिन जीवन में जो उपयोगी वस्तु है उनमें कौन सा बदलाव हुआ, खेती में कौन सा तंत्रज्ञान आया। तो जो विज्ञान में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जानकारी, उस प्रगति की जानकारी भी हमें ये ऐतिहासिक स्रोतों से ही मिलती है, इसलिए भी ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्राकृतिक जानकारी, प्राकृतिक जानकारी यानी निसर्ग की जानकारी, पशु है, पौधे है, जल है, नदियाँ है, पहाड़ है, उसके बारे में जानकारी भी हमें स्रोतों से मिलती है, क्योंकि उस कालखंड के जो ग्रंथ है, साहित्य है, पुरातत्वीय स्रोत है, उसमें उसका उल्लेख हुआ है कि उस कालखंड में कौन-कौन से पशु थे, वातावरण कैसा था, उसकी जानकारी भी हमें मिलती है, कौन-कौन से पौधे वहाँ पर होते थे, फल-फूल होते थे। हम देखते हैं कि चित्रकला निर्माण हुई है मुगल कालखंड में, उसमें कई पशु पक्षियों के चित्र का निर्माण किया गया है। उसके बाद में तो ये जो वर्णन है वो स्रोतों में आता है, ये स्रोत ही हमें उसके बारे में, प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। आज हम देखते हैं कि आज हमारी जो प्रकृति है या निसर्ग है, वो जो पर्यावरण है वो यानी खराब हो चुका है, मानव ने वो खराब किया है। उस कालखंड में शुद्ध हवा होती थी, आज वो हमें नहीं मिलती। आज हम देखते हैं कि कई लोगों को तो शहर में घूमते समय ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, उस जमाने में उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रदूषण नहीं था। तो ये जो पर्यावरण में जो बदलाव आया, उसकी भी जानकारी, प्रकृति में जो बदलाव आया उसकी भी जानकारी जो स्रोतों के माध्यम से हमें मिल सकती है। मैंने आपको जो ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व है उसके बारे में जानकारी दी, उसके साथ-साथ उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए उसमें जो ऐतिहासिक स्रोत, पुरातत्वीय स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, उसके बारे में भी बताया। जो स्रोत होते हैं वो महत्वपूर्ण है इतिहास लिखने के लिए, अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए। अलग-अलग बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। तो इसीलिए जो अच्छी बातें अतीत में निर्माण हुई होंगी वो हमें दोहराना है, जो गलत बातें हुई है उसे दोहराना नहीं है। जिस कारण वो गलत बातें निर्माण हुए उस कारणों को ही हमें नष्ट कर देना है। तो ये जो है ये बातें हमें स्रोतों के माध्यम से ही पता चलती है, इसलिए इतिहास महत्वपूर्ण होता है, इतिहास के स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं।
धन्यवाद। यहाँ पर अपना ये टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ है। हम अगले टॉपिक में बाबर बादशाह जो है उसके बारे में जानकारी